साथियों, विश्व समाज की सदस्यता। पुस्तक सुनसान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। पृष्ठ 66। नित्य की तरह आज भी तीसरे पहर उस सुरम्य वन श्री के अवलोकन के लिए निकला। भ्रमण में जहाँ स्वास्थ्य संतुलन की व्यायाम की दृष्टि रहती है, वहाँ सूनेपन के सहचर से इस निर्जन वन में निवास करने वाले परिजनों से कुशल क्षेम पूछने और उनसे मिलकर आनंद लाभ करने की भावना भी रहती है। अपने आप को मात्र मनुष्य जाति का सदस्य मानने की संकुचित दृष्टि जब विस्तीर्ण होने लगी, तो वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट पतंगों के प्रति ममता और आत्मीयता उमड़ी। ये परिजन मनुष्य की बोली नहीं बोलते और न उनकी सामाजिक प्रक्रिया ही मनुष्य जैसी है। फिर भी अपने विचित्रताओं और विशेषताओं के कारण इन मनुष्येतर प्राणियों की दुनिया भी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार धर्म, जाति, रंग, प्रांत, देश, भाषा, भेद आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच संकुचित सांप्रदायिकता फैली हुई है, वैसी ही एक संकीर्णता यह भी है कि आत्मा अपने आप को केवल मनुष्य जाति का सदस्य माने, अन्य प्राणियों को अपने से भिन्न जाति का समझे या उन्हें अपने उपयोग को शोषण की वस्तु समझे। प्रकृति के अगणित पुत्रों में से मनुष्य भी एक है। माना कि उसमें कुछ अपने ढंग की विशेषताएं हैं, पर अन्य प्रकार की अगणित विशेषताएं सृष्टि के अन्य जीव जंतुओं में भी मौजूद हैं और वे भी इतनी बड़ी हैं कि मनुष्य उन्हें देखते हुए अपने आप को पिछड़ा हुआ ही मानेगा। आज भ्रमण करते समय यही विचार मन में उठ रहे थे। आरंभ में इस निर्जन के जो सदस्य जीव जंतु और वृक्ष वनस्पति तुच्छ लगते थे, अब अनुपयोगी प्रतीत होते थे। अब ध्यानपूर्वक देखने से वे भी महान लगने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भले ही मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि अधिक दे दी हो, पर अन्य अनेकों उपहार उसने अपने इन निर्बुद्धि माने जाने वाले पुत्रों को भी दिए हैं। उन उपहारों को पाकर वे चाहें तो मनुष्य की अपेक्षा अपने आप पर कहीं अधिक गर्व कर सकते हैं। इस प्रदेश में कितने प्रकार की चिड़ियाएं हैं जो प्रसन्नता पूर्वक दूर दूर देशों तक उड़कर जाती हैं, पर्वतों को लांघती हैं, ऋतुओं के अनुसार अपने प्रदेश पंखों से उड़कर बदल लेती हैं। क्या मनुष्य को यह उड़ने की विभूति प्राप्त हो सकी? हवाई जहाज बनाकर उसने थोड़ा सा प्रयत्न किया तो है, पर चिड़ियों के पंखों से उसकी तुलना क्या हो सकती है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए सजावट की रंग बिरंगी वस्तुएं उसने आविष्कृत की है, पर चित्र विचित्र पंखों वाली स्वर्ग की अप्सराओं जैसी चिड़ियों और तितलियों जैसी रूप सज्जा कहाँ प्राप्त हुई? सर्दी से बचने के लिए लोग कितने ही तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पर रोज की आंखों के सामने गुजरने वाले बरड़, जंगली भेड़ और रीछ के शरीर पर जमे हुए बालों जैसे गर्म ऊनी कोट शायद अब तक किसी मनुष्य को उपलब्ध नहीं हुए। हर छिद्र से
हर घड़ी दुर्गंध निकालने वाले मनुष्य को हर घड़ी अपने पुष्पों से सुगंध बिखेरने वाले लता गुलामों से क्या तुलना हो सकती है? 60-70 वर्ष में जीर्ण शीर्ण होकर मर खप जाने वाले मनुष्य की इन अजगरों से क्या तुलना की जाए, जो 400 वर्ष की आयु को हंसी खुशी पूरा कर लेते हैं। वट और पीपल के वृक्ष भी 1000 वर्ष तक जीवित हैं। कस्तूरी मृग जो सामने वाले पठार पर छलांग मारते हैं, किसी भी मनुष्य को दौड़कर परास्त कर सकते हैं। भूरे बाल वालों से मल्ल युद्ध में क्या कोई मनुष्य जीत सकता है? चींटी की तरह अधिक परिश्रम करने की सामर्थ्य भला किस आदमी में होगी? शहद की मक्खी की तरह फूलों में से कौन मधु संचय कर सकता है? बिल्ली की तरह रात के घोर अंधकार में देख सकने वाली दृष्टि किसे प्राप्त है? कुत्तों की तरह प्राण शक्ति के आधार पर बहुत कुछ पहचान लेने की क्षमता भला किसमें है और किसमें होगी? मछली की तरह निरंतर जल में कौन रह सकता है? हंस के समान नीर क्षीर विवेक किसे होगा? हाथी के समान बल किस व्यक्ति में है? इन विशेषताओं से युक्त प्राणियों को देखते हुए मनुष्य का यह गर्व करना मिथ्या मालूम पड़ता है कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मित्रों, आज के भ्रमण में यही विचार मन में घूमते रहे कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं है, उसका नेता भी नहीं है, उसे बुद्धि बल मिला सही है, उनके आधार पर उसने अपने सुख साधन बढ़ाए हैं, यह भी सही है, पर साथ ही यह भी सही है कि इसे पाकर उसने अनर्थ ही किया। सृष्टि के अन्य प्राणी तो उसके भाई थे, यह धरती उनकी भी माता ही थी, उस पर जीवित रहने, फलने और स्वाधीन रहने का उन्हें भी अधिकार था। पर मनुष्य ने सबको पराधीन बना डाला, सबकी सुविधा और स्वतंत्रता को बुरी तरह पददलित कर डाला, पशुओं को जंजीर से कसकर उससे अत्यधिक श्रम लेने के लिए पैशाचिक उत्पीड़न किया, उनके बच्चों के हक का दूध छीनकर स्वयं पीने लगा, निर्दयता पूर्वक वध करके मांस खाने लगा। पक्षियों और जलचरों के जीवन को भी उसने अपनी स्वाद, प्रियता और विलासता के लिए बुरी तरह नष्ट किया। मांस के लिए, दवाओं के लिए, फैशन के लिए, विनोद के लिए उनके साथ कैसा नृशंस व्यवहार किया, उस पर विचार करने से दम्भी मनुष्य की सारी नैतिकता मिथ्या ही प्रतीत होती है। जिस प्रदेश में अपनी निर्जन कुटिया है, उसमें पेड़ पौधों के अतिरिक्त जलचर, थलचर, नभचर, जीव जंतुओं की भी बहुतायात है। जब भ्रमण को निकलते हैं तो अनायास ही उनसे भेंट करने का अवसर मिलता है। आरंभ के दिनों में वे डरते थे, पर अब तो पहचान गए हैं कि मुझे अपने कुटुंब का ही एक सदस्य मान लिया जाए। अपने कुटुंब का ही एक सदस्य मान लिया है। अब ना वे मुझसे डरते हैं और ना अपने को ही उनसे डर लगता है। दिन दिन समीपता और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। लगता है इस पृथ्वी पर ही एक महान विश्व मौजूद है। उस विश्व में प्रेम, करुणा, मैत्री, सहयोग, सौजन्य, सौंदर्य, शांति, संतोष आदि स्वर्ग के सभी चिन्ह मौजूद हैं। उससे मनुष्य दूर है। उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया अलग बना रखी है। मनुष्यों की दुनिया एक अलग दुनिया। इस अहंकारी
और दुष्ट प्राणी ने, इस अहंकारी और दुष्ट प्राणी ने भौतिक विज्ञान की लंबी चौड़ी बातें बहुत की हैं। महानता और श्रेष्ठता के, शिक्षा और नैतिकता के लंबे चौड़े विवेचन किए हैं, पर सृष्टि के अन्य प्राणियों के साथ उसने जो दुर्व्यवहार किया है, उससे उस सारे पाखंड का पर्दाफाश हो जाता है। जो वह अपनी श्रेष्ठता, अपने समाज और सदाचार की श्रेष्ठता को बखानते हुए प्रतिपादित किया करता है, आज विचार बहुत गहरे उतर गए, रास्ता भूल गया। कितने ही पशु पक्षियों को आंखें भर भर कर देर तक देखता रहा, वे भी खड़े होकर ऐसी मेरी विचारधारा का समर्थन करते रहे। मनुष्य ही इस कारण सृष्टि का श्रेष्ठ प्राणी नहीं माना जा सकता। नहीं माना जा सकता कि उसके पास दूसरों की अपेक्षा बुद्धि बल अधिक है। यदि बल ही बड़प्पन का चिन्ह हो तो दस्यु, सामंत, असुर, पिशाच, बेताल, ब्रह्म, राक्षस आदि की श्रेष्ठता को मस्तक नवाना पड़ेगा। श्रेष्ठता के चिन्ह है सत्य, प्रेम, न्याय, शील, संयम, उदारता, त्याग, सौजन्य, विवेक, सौहार्द। यदि इनका अभाव रहा तो बुद्धि का शस्त्र धारण किए हुए नर पशु उन विकराल नख और दांतों वाले हिंसक पशुओं से कहीं अधिक भयंकर है। हिंसक पशु भूखे होने पर आक्रमण करते हैं, पर यह बुद्धिमान नर पशु तो तृष्णा और अहंकार के लिए भी भारी दुष्टता और क्रूरता का निरंतर अभियान करता रहता है। देर बहुत हो गई थी। कुटी पर लौटते लौटते अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में बहुत रात गए तक सोचता रहा कि मनुष्य की ही भलाई की, उसी की सेवा की। बहुत देर तक सोचता रहा कि मनुष्य की ही भलाई की, उसी की सेवा की, उसी का सानिध्य किया, उसी की उन्नत की बात जो हम सोचते रहते हैं, क्या इसमें जातिगत पक्षपात भरा नहीं है? क्या यह संकुचित दृष्टिकोण नहीं है? सद्गुणों के आधार पर ही मनुष्य को श्रेष्ठ माना जा सकता है, अन्यथा वह वन्य जीवधारियों की तुलना में अधिक दुष्ट ही है। हमारा दृष्टिकोण मनुष्य की समस्याओं तक ही क्यों ना सीमित रहे हमारा दृष्टिकोण? प्रश्न। हमारा विवेक मनुष्यतर प्राणियों के साथ आत्मीयता बढ़ाने, उनके सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर क्यों ना हो? हम अपने को मानव समाज की अपेक्षा विश्व समाज का एक सदस्य क्यों ना माने? प्रश्न। इन्हीं विचारों में रात बहुत बीत गई। विचारों के तीव्र दबाव में नींद बार बार खुलती रही। सपने बहुत दिखे। हर स्वप्न में विभिन्न जीव जंतुओं के साथ क्रीड़ा, विनोद, स्नेह, संलाप करने के दृश्य दिखाई देते रहे। उन सब के निष्कर्ष यही थे कि अपनी चेतना विभिन्न प्राणियों के साथ स्वजन संबंधियों जैसी घनिष्ठता अनुभव कर रही है। आज के सपने बड़े ही आनंददायक थे। लगता रहा जैसे एक छोटे क्षेत्र में आगे बढ़कर आत्मा विशाल विस्तृत क्षेत्र को अपना क्रीड़ांगन बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। कुछ दिन पहले इस प्रदेश का सुनसान अखरता था, पर अब तो सुनसान जैसी कोई जगह ही दिखाई नहीं पड़ती। सभी जगह विनोद करने वाले सहचर मौजूद हैं। वे मनुष्य की तरह भले ही न बोलते हों, उनकी परंपराएं मानव समाज जैसी भले ही ना हो, पर इन सहचरों की भावनाएं मनुष्य की अपेक्षा हर दृष्टि से उत्कृष्ट
ही है, ऐसे क्षेत्र में रहते हुए तो उबने का अब कोई कारण प्रतीत नहीं होता। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के साथ लक्ष्य की पूर्ति की प्रतीक्षा। ओम शांति।